हेलो एवरीवन। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। मैं जावेद हक, फैकल्टी मेंबर, और उत्तर लेखन अभ्यास की इस श्रृंखला का द्वितीय दिवस डे 2 प्रारंभ करते हैं। और आज के इस सत्र में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष इस विषय पर कुछ प्रश्न लेंगे और देखेंगे कि कैसे उन प्रश्नों का उत्तर लेखन किया जाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी टीम को कि आप लोगों ने अपना पार्ट किया होगा। आप लोगों ने जो जो प्रश्न आपको मिले होंगे टेलीग्राम चैनल पर, उन्हें जरूर लिखा होगा। और आप लोग लिख भी बहुत अच्छा रहे हैं, ठीक है। कुछ हम लोगों ने देखी थी कॉपीज, अच्छा लिखा हुआ है आप लोगों ने, अच्छा प्रयास कर रहे हैं और भी अच्छा प्रयास करेंगे हम लोग मिलजुल कर, और आपके चयन में अधिक से अधिक भागीदारी करेंगे ताकि शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी आप लोग अच्छे रैंक्स प्राप्त कर सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से 7 प्रश्न कुल हम हल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी की नीतियों ने, ठीक है। तो आपने विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया होगा, पीवाईक्यू जिसे हम लोग कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो वहां पे आप देखेंगे कि कई बार गवर्नर जनरल्स या वॉइस रॉयस पे सवाल बनते हैं, ठीक है। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है, ये ऐसा ही एक मिलता जुलता प्रश्न पीवाईक्यू में भी आपको मिलेगा। लॉर्ड डलहौजी को कई अर्थों में आधुनिक भारत का निर्माता कहा जा सकता है, ठीक है। उसी से मिलता जुलता ये पहला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी की नीतियों ने। अब आपको सेंट्रल थीम मिल गया परिचय देने के लिए, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की नीतियों ने भारत में आधुनिक आधारभूत अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक आधारभूत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, रोडवेज, हार्बर्स, पोर्ट्स, ब्रिजेस, है ना, रेलवे, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, संचार, टेलीग्राफ, यातायात के साधन। तो लॉर्ड डलहौजी की नीतियों ने भारत में आधुनिक आधारभूत अवसंरचना की नींव रखी, ठीक है। लेकिन इसकी परिणति, एंड रिजल्ट क्या था? परिणति महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रभावों के रूप में भी हुई। मतलब डलहौजी की नीतियों से न केवल आधारभूत संरचना का विकास हुआ, बल्कि उसकी परिणति महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रभावों के रूप में भी परिलक्षित होती है या दिखाई देती है, ठीक है। इस विषय पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। जब आप चर्चा कर रहे होते हैं तो जितने डायमेंशंस खोल सकते हैं उतने डायमेंशंस आपको खोलने होंगे। तो प्रश्न 10 अंक का है, आपके पास लिखने का अधिक स्कोप नहीं है। और मुख्य मांग को समझिएगा, प्रश्न आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या मांग कर रहा है, ठीक है। पहले पहले पार्ट में लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, ठीक है ना, पहले पार्ट में लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। दूसरा पार्ट है मुख्य भाग में आधुनिक आधुनिक आधारभूत अवसंरचना की नींव। दूसरा पार्ट आधुनिक आधारभूत अवसंरचना की नींव और उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, इस विषय पर चर्चा करनी है। तो प्रश्न की मुख्य मांग 2 है, ठीक है। इस बात पर प्रकाश डालना है आपको कि लॉर्ड डलहौजी की नीतियों ने भारत में आधारभूत अवसंरचना या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी, ठीक है, परिचय देने के बाद एक पार्ट। दूसरा, मुख्य मांग में ही लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिणामों पर चर्चा करना है। तो देखिए यहां पर संदर्भ हमें क्या मिल रहा है? संदर्भ हमें मिल रहा है लॉर्ड डलहौजी। तो अब आप समझ गए हैं कि अगर संदर्भ मिल गया, हमें केंद्रीय विषय वस्तु मिल गई, तो हमारा परिचय भी मिल गया। हमें किसका परिचय देना है?
हमें लॉर्ड डलहौजी का एक संक्षिप्त परिचय और भारत में उसने जो कुछ भी किया उसके विषय में 25 से 30 शब्दों के भीतर भीतर बता देना है। ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा किसी भी स्थिति में आपको क्रॉस नहीं करना है, वर्ड लिमिट स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो 25 से 30 शब्द आपके पास हैं परिचय के लिए, 25 से 30 शब्द आपके पास है निष्कर्ष के लिए, और मुख्य भाग जो प्रश्न का है वो दो है, ठीक है ना। नीतियों ने आधारभूत संरचना की नींव और उनका विशेष तौर पे सामाजिक और आर्थिक परिणाम। तो परिचय आप देंगे, हमें सेंट्रल थीम मिल गया। सेंट्रल थीम लॉर्ड डलहौजी है, तो लॉर्ड डलहौजी के विषय में बताइए कि लॉर्ड डलहौजी को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाकर 1848 में भारत भेजा गया और वे 1856 तक ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन रहे, जिन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखकर भारत में आधारभूत अवसंरचना का विकास किया। ये लिखा हुआ है, देखिए 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बता दिया आपने संक्षिप्त परिचय में। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा परिचय आपको और संक्षेप में लेना है। अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के लिए प्रसिद्ध डलहौजी ने, क्योंकि आप जानते हैं कि डलहौजी को भेजा ही गया था ब्रिटिश भारत में कि अंग्रेजों की संप्रभुता को पूर्ण करना है, बचे हुए क्षेत्रों को विजित कर मार्केट बनाना है, अधिक से अधिक मार्केट, और कच्चे माल के नए स्रोत, खनिज संसाधनों के नए स्रोत और बाजार को ढूंढना है, और सस्ता श्रम ढूंढना है। तो डलहौजी के भारत आने का एक बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि यह अधिक से अधिक क्षेत्र जीतेगा और भारत में ब्रिटिश फैक्ट्री में बने सामान के लिए, कारखानों में बने सामान के लिए बाजार तैयार करेगा और वहां के कारखानों में सप्लाई देने के लिए कच्चा माल, खनिज संसाधन और सस्ता श्रम भेजेगा। यह मुख्य उद्देश्य है। तो डलहौजी सेंट्रल थीम है, तो डलहौजी का परिचय आपने दे दिया। फिर इस प्रश्न का जो मुख्य भाग है कि आधुनिक आधारभूत अवसंरचना की नींव, यानी कि लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। तो अब आपके पास देखिए, अधिक समय, ना तो अधिक समय होगा और ना ही अधिक शब्द होंगे, तो आपको लॉर्ड डलहौजी की नीतियों का संक्षिप्त परिचय देना होगा। तो आप लिख लें ऐसे, देखिए हम लोग लिखते हैं लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। फिर मुख्य भाग है प्रश्न का, या मुख्य मांग है, दो है। पहला हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, ठीक है। अब हम जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का मुख्य उद्देश्य विस्तारवादी नीति का पालन करना है, अधिक से अधिक क्षेत्र जीतना और कच्चे माल, खनिज संसाधन और सस्ता श्रम को इंग्लैंड और बाकी के उपनिवेशों में भेजना, अंग्रेजी उपनिवेशों में भेजना, और इंग्लैंड के कारखानों मैनचेस्टर, लिवरपूल, यॉर्कशायर, लंकाशायर, कटलरी आदि औद्योगिक नगरों के कारखानों में बने सामानों को भारत के कोने कोने में पहुंचाना। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? यातायात के साधन और संचार के साधन विकसित करने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा यातायात एवं, या पहले हम लोग लिख लेते हैं यातायात के साधन, ठीक है। उद्देश्य आपको ध्यान पड़ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। और रेलवे लाइन, रेलवे का प्रारंभ किया जाएगा, रेलवे लाइन लगाया जाएगा, लगाए जाने लगे। वह इसी समय प्रथम पैसेंजर ट्रेन का प्रारंभ किया गया। ये हम सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ा हुआ है। बॉम्बे से लेकर ठाणे 34 किलोमीटर का मार्ग। ये मत समझिएगा कि भारत में रेलवे का प्रारंभ यहां हो रहा है 1854 में।
भारत में रेलवे का प्रारंभ पहले ही हो चुका है मालगाड़ी के रूप में, लेकिन पैसेंजर ट्रेन के रूप में 1854 में प्रारंभ होता है। ठीक है, तो रेलवे लाइंस लगाए जाने प्रथम पैसेंजर ट्रेन का प्रारंभ 1854 बॉम्बे से ठाणे के मध्य, ये बता दिया। फिर दूसरा बता दीजिए इसके साथ साथ सड़क मार्गों का निर्माण या विकास किया जाएगा। उद्देश्य वही है जो रेलवे का है, सड़क मार्गों का विकास। इसके अलावा संचार के साधनों का विकास, संचार के साधनों का विकास। उदाहरण के तौर पे क्या उदाहरण देंगे? टेलीग्राफ लाइंस, टेलीग्राफ लाइंस। ठीक है, इसी समय डलहौजी के समय टेलीग्राफ लाइंस भी चल रही है और प्रथम टेलीग्राफ लाइन आगरा से प्रारंभ होकर कलकत्ता तक जाती है। इससे कम्युनिकेशन जो संचार होता है बहुत द्रुतगामी हो जाता है, तो इससे द्रुतगामी तेजी से संचार का विकास हुआ, ये आपने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा अन्य पॉइंट्स भी आप बता सकते हैं। इस तरह के अवसंरचना को ध्यान में रखिएगा, हर चीज हर पॉइंट नहीं बतानी है, जो भी पॉइंट्स बताने वो अवसंरचना से जुड़े होने चाहिए। तो इसमें महत्वपूर्ण होगा बंदरगाहों का विकास और कलकत्ता एवं बॉम्बे जैसे बंदरगाह नगरों का तेजी से विस्तार होता जाएगा। ठीक है, तो बंदरगाहों का विकास। इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे नहरों का निर्माण किया गया। यद्यपि कि हम जानते हैं कि ये सब चीजें हमारे लिए नहीं हो रही हैं, ये अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है कि नहर बनाई जाएंगी, जैसे गंगा नहर। तो गंग नहर जब बनेगी तो उससे गन्ने की खेती और नील की खेती में मदद मिलेगा। तो उद्देश्य तो उन्हीं के अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना ही है। तो नहरों का निर्माण, जैसे गंग नहर का निर्माण व विस्तार किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने बताए, इससे आपने साबित कर दिया कि डलहौजी की आर्थिक नीतियां अवसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया, प्रश्न का मुख्य भाग जो है उसका एक पार्ट हो गया। या आप चाहें तो और भी पॉइंट दे सकते हैं, जैसे सड़क वगैरह के विकास के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण, लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसी समय की गई। और इसी के साथ साथ प्लस इसमें जोड़ सकते हैं तो पोस्टल एंड टेलीग्राफ तो हमने जोड़ दिया, पोस्टल जोड़ सकते हैं आप, पोस्टल सेवाएं। टेलीग्राफ हमने लिख दिया है, पोस्टल सेवाएं। तो इंग्लैंड में पोस्टल पेनी सर्विसेज चलती थी कि बहुत कम पैसे में चिट्ठी पत्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकती है। तो उसी के तर्ज पर पोस्टल, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पोस्टल, टेलीग्राफ, रेलवे लाइंस, रोडवेज, पोर्ट्स, हार्बर्स एंड कैनाल्स, ये सब डलहौजी के समय बनाए गए। तो मुख्य भाग का, प्रश्न के मुख्य भाग का या मुख्य मांग का एक पार्ट आपने पूरा कर दिया, ये वाला। देखिए, डलहौजी की नीतियों ने भारत में आधुनिक आधारभूत संरचना की नींव रख दी। ठीक है, अब नीतियों के महत्वपूर्ण
सामाजिक आर्थिक परिणामों पर प्रकाश डालना पड़ेगा, वरना आधा रह जाएगा प्रश्न का मुख्य भाग। तो इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या आया वो हमें बताना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि जब ये रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी, सड़क मार्ग बिछाए जाएंगे, टेलीग्राफ लाइंस डाले जाएंगी, तो इससे भारी संख्या में लोगों का विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लोगों का विस्थापन। तो इधर लिखिएगा, बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन, उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी, विस्थापन होगा। और जब विस्थापन होगा तो आजीविका का संकट आएगा, आजीविका का संकट व लोगों में क्रोध और तनाव बढ़ेगा। एक ये होगा, ये बात समझ के कि इस पॉइंट पे। दूसरा कि जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी भारत में, तो समाज के एक वर्ग को इसका कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन समाज के बड़े हिस्से को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो समाज में दो वर्ग बनने लगेंगे, एक वो वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है, और एक वो वर्ग जिसे इसका कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये जन्म देगा सामाजिक असमानता को व सामाजिक स्तरीकरण को, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सामाजिक असमानता व सामाजिक एकीकरण को जन्म दिया। ठीक, इसके अलावा देखिए कि ये लोग हमारे यहां कच्चे माल, खनिज संसाधन और चीप लेबर, सस्ता श्रम लगातार ढूंढ रहे हैं और लेकर के भी जा रहे हैं। तो अब बलात् श्रम, जबरदस्ती लोगों से श्रम करवाया जाएगा, बलात् श्रम। और 1834 से ही चल रहा है, एग्रीमेंट पे मजदूर ले जाए जाते थे। तो एग्रीमेंट कराया जाता था 5-5 साल का, और एग्रीमेंट करा करके यूपी, बिहार और भारत के अन्य भाग से श्रमिक लोग ले जाए जाते थे अग्रीमेंट पे। तो वो बेचारे श्रमिक, चूंकि वो अग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे, तो गिरमिट 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 करते करते गिरमिट हो गया, और इसी को बोलते हैं गिरमिटिया मजदूरी। तो बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, गिरमिटिया मजदूरी, ये सबका जन्म होगा। यहां पे हम लिखेंगे बलात् श्रम व 1834 से ही चला आ रहा गिरमिटिया मजदूरी। गिरमिटिया मजदूरी कराई जाती थी। गिरमिटिया मतलब अग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा, अग्रीमेंट की बात हो रही है। ठीक, और जो अग्रीमेंट पे ले जाए जाते थे ना, तो आप यूं समझिए कि जितने भी सैकड़ों हजारों लोग अग्रीमेंट पे, हमारे पूर्वज या हमारे पूर्वजों से बहुत सारे लोगों के पूर्वजों को ले जाया गया, जो वापस कभी लौट के नहीं आए। तो वो ट्रिनिदाद टोबैगो, सूरीनाम, ब्रिटिश गयाना, मॉरिशस, बहुत सारी कॉलोनीज थी तो अंग्रेजों की दुनिया भर में। तो प्लांटेशन वर्क, रबर प्लांटेशन, चाय बागान, कॉफी, कहवा, ये सब उत्पादन कराने के लिए ले जाते थे।
बड़ी बुरी हालात में, बड़ी बुरी दशाओं में रखा जाता था। और 5 साल के बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट गिरमिटिया खत्म होता था, अग्रीमेंट खत्म होता था, तो वापस लाने का अग्रीमेंट तो होता नहीं था उसमें, वहीं छोड़ दिया जाता था उनको उनके भाग्य के भरोसे। तो अधिकांश गिरमिटिया मजदूर बेचारे कभी लौट के आ ही नहीं पाए, वहीं वहीं रह गए। कभी अपने वतन, कभी अपने मुल्क हिंदुस्तान लौटने का उन्हें अवसर नहीं ही मिल पाया। तो 95% से अधिक गिरमिटिया मजदूर कभी देश वापस आ ही नहीं पाए, लौट ही नहीं पाए देश वापस, वहीं रह गए। फिर आगे चल करके वो सब देश आजाद हुए, राष्ट्रवाद की भावना आई, राष्ट्र बने, तो अब वो लोग, वहां की नागरिकता मिल गई, वे नागरिक हो गए वहां के। आज भी वो लोग अपने पुरखों को याद करते हैं, जहां जो लोग गए थे, जिनको गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाया गया था। ये तो मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूं, इतना नहीं लिखना है ना। तो वो लोग याद करते हैं मोरे, और वो लिखते हैं मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। बटोहिया मतलब यात्री होता है, ट्रैवलर। तो बलात् श्रम 1834 से ही चला आ रहा गिरमिटिया मजदूरी। इसके अलावा देखिए, लगातार इससे हो रहा था औपनिवेशिक, अंग्रेजों की औपनिवेशिक आर्थिक हितों की पूर्ति की जा रही थी। ठीक, ब्रिटिश कारखानों में बना सामान भारत के कोने कोने में पहुंचाया जाने लगा। और इसका, और ये पहले से ही चला आ रहा था हालांकि, लेकिन डलहौजी के समय ये थोड़ा तेज हो गया, तेजी से हुआ। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो भारत का परंपरागत हमारा हस्तकरघा उद्योग था ना, हाथ से जो सामान बनाए जाते थे, दुनिया भर में भारत प्रसिद्ध था अपने हस्तकरघा उद्योगों के सामान के लिए। तो परंपरागत हस्तकरघा उद्योगों का भारी विनाश हुआ, भारी विनाश हुआ। और इसका नतीजा यह हुआ कि लाखों भारतीय, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और जब बेरोजगार हुए, तो अब ये शहर में काम करते थे, बेरोजगार हो गए, ये गांव की तरफ पलायन करने लगेंगे। तो जब ये गांव की तरफ बढ़ेंगे, तो ग्रामीण समाज पर या ग्रामीण व्यवस्था, जो कि लगान के कारण, ब्रिटिश भारतीय लगान व्यवस्था के कारण ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव में थी, और इन लोगों के बर्बादी और इनके गांव में वापस पहुंचने से अब गांव पे प्रेशर, दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ज्यादा ज्यादा लोगों को खिलाना पड़ेगा, और ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए ज्यादा खेती करनी पड़ेगी। ज्यादा खेती, बारंबार खेती करेंगे तो जमीन की गुणवत्ता प्रभावित होगी, मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होगी, और लॉन्ग रन में उससे जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता, वो लगातार गिरती जाएगी। तो ग्रामीण व्यवस्था पर यह भीषण या भारी दबाव डाल देगा, और ये न केवल शहरी अर्थव्यवस्था बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी बोझ डालेगा और बर्बादी की कगार पर ढकेल देगा। न केवल भारत के किसान भू राजस्व व्यवस्था से बर्बाद हो रहे थे, बल्कि अब इन नीतियों के कारण, विशेषकर डलहौजी की इन नीतियों के कारण हमारा समाज, विशेषकर शहरी समाज पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा। हालांकि ये दबाव, ध्यान रखिएगा, पहले से ही पड़ रहा है। तो इतनी सारी बातें, आपने ज्यादा स्कोप नहीं है आपके पास लिखने का, इतने छोटे छोटे पॉइंटर्स आप दीजिए, और इन छोटे छोटे पॉइंटर्स को दे करके आपने बता दिया कि ये सामाजिक आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ रहा है। तो सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, ये हो गया। तो प्रश्न की मुख्य मांग को आपने पूर्ण कर दिया, ठीक है, पूरा कर दिया। अब आपको निष्कर्ष देना होगा, तो निष्कर्ष महत्वपूर्ण है यहां पे। तो आप लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि डलहौजी की नीतियों ने आधारभूत अवसंरचना का विकास तो किया, लेकिन इसके भारत के समाज और अर्थव्यवस्था पर भीषण दुष्परिणाम देखने को मिले, या नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।
है, तो संक्षिप्त निष्कर्ष लिखे और निष्कर्ष लिख के आप आगे दूसरे प्रश्न पे बढ़ जाइएगा। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1946 के नौसैनिक विद्रोह, नौसेना, ब्रिटिश भारतीय नौसेना, जिसको रॉयल इंडियन नेवी, RIN, रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था, ब्रिटिश भारतीय नौसेना। ठीक है, इसमें 1946 में विद्रोह हो गया। ठीक है, विद्रोह हो गया। और आप ये जानते हैं कि ये सिपाही लोग हैं, नौसैनिक हैं, तो ये नौसैनिक सिपाही जो हैं ये विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, ये विद्रोह कर देते हैं। तो ये सिपाहियों, नौसैनिक जहाजियों और सिपाहियों का एक विद्रोह था। तो आप देख रहे इसकी प्रकृति बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे होगी जैसे कि 1857 का विद्रोह जब प्रारंभ हुआ तो सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुआ, जब मेरठ में अवस्थित छावनी के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। यहां पर भी विद्रोह हुआ और एक तरीके का ये सिपाही विद्रोह था, विशेषकर नौसैनिक, ध्यान दें, जहाजों पर उनका विद्रोह था। तो इन विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करना है, आपको बताना है कि इन विद्रोहों के कारण क्या थे, ये जो विद्रोह हुए इनके कारण क्या थे। और ये एक जहाज पे नहीं हुआ, लगातार कई जहाजों पर प्रारंभ होता है। तो शुरुआत होती इसकी HMIS तलवार से, हिज मैजेस्टी इंडियन शिप, HMIS तलवार। ठीक है, तलवार जहाज का नाम, पानी वाले जहाज जिसपे नौसैनिक होते थे, वहां से प्रारंभ होता है और शीघ्र ही बड़ी तेजी से ये फैलने लगता है और कई जहाजों पर जो जहाजी होते हैं भारतीय नौसैनिक वो विद्रोह कर देते हैं। तो विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करना है और इसके आपको परिणाम बताने हैं। तो प्रश्न टेढ़ा नहीं है, प्रश्न जटिल है। तो यहां पर आप जल्दी से कारण और परिणाम बताएंगे। लेकिन अब यहां देखिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। संदर्भ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1946 में हुए, 1946, ये महत्वपूर्ण बात है, 1946 के। तो आजादी के ठीक पहले, पूर्व संध्या पर एक विद्रोह, और इस विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य का जो ताबूत था ना, जिसमें डेड बॉडी दफनाई जाती है, ताबूत में आखिरी कील, कील है ये लो भैया, आखिरी कील ठोका, निकल लो यहां से, दफना दो। तो ब्रिटिश राज यहीं से दफन हो जाएगा और ये आजादी का मार्ग प्रशस्त कर देगा ये नौसैनिक विद्रोह। और शीघ्र ही इसके बाद भारत को 1 साल के भीतर भीतर आजादी प्राप्त हो जाती है। तो यह विद्रोह इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि आजादी की पूर्व संध्या पर किया गया यह विद्रोह था और यह तमाम राष्ट्रवादी घटनाओं में अंतिम था, जिसके बाद हमें जल्दी ही आजादी प्राप्त हो जाती है। तो इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न की मुख्य मांग क्या है? प्रश्न की मुख्य मांग है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1946 के नौसैनिक विद्रोह के पीछे के कारणों का विश्लेषण करना है और दूसरा इस घटना के प्रमुख परिणाम पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो कारणों का परीक्षण करना है या विश्लेषण करना है। देखिए पॉइंटर्स बनाएंगे हम लोग। कारणों का विश्लेषण, चीरफाड़ करना है, मतलब विश्लेषण करना है और बताना है कि कितने कारण रहे, महत्वपूर्ण कारण। तो इस विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ ना, उसके कारणों में 2 मूल कारण है। 2 मूल कारण है। पहला, जब ये विद्रोह प्रारंभ होता है तो ये इस बात से प्रारंभ होता है कि भारतीय नौसैनिक को, रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों को खराब खाना दिया जा रहा था, घटिया किस्म का खाना। रहने के लिए जो बैरक्स थे वो जरूरत से ज्यादा सिपाहियों को ठूस ठूस के भर दिया गया था, तो ओवर क्राउडेड बैरक्स हो रखे थे। सैलरी बहुत कम होती थी भारतीय नौसैनिकों की अंग्रेज नौसैनिकों की तुलना में। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो सीधे दिल को चोट करती थी वो थी नस्लीय भेदभाव।
कि अंग्रेज हमें असभ्य, जंगली और बर्बर समझते थे और वो पग पग पर हमारा अपमान किया करते थे, भारतीय नौसैनिकों का अपमान किया करते थे। ठीक है ना। तो कारणों का जब विश्लेषण करेंगे आप, तो एक कारण आपको मिलेगा खराब खाना। ठीक है। दूसरा, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले बैरक्स। अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले बैरक मतलब जहां पे नौसैनिकों को रखा जाता था, ये। और अंग्रेज नौसैनिकों की तुलना में अति निम्न, कम वेतनमान। दूसरा, आगे इन्हें भविष्य की कोई संभावना नहीं दिखती थी। ठीक है। प्रमोशंस प्रमोशंस नहीं होते थे। ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं, जहां है वहीं रह जा रहे हैं जिंदगी भर। 30 साल की सेवा की तो 30 साल की सेवा के बाद एक नौसैनिक के रूप में ही रिटायर हो जा रहा है। कोई भविष्य की कोई संभावना, कोई सुनहरा ख्वाब नहीं बना सकते थे। तो आगे भविष्य की कोई संभावना नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा देखिए, आप लिख सकते हैं, लिखना ही है बल्कि, और महत्वपूर्ण बिंदु है ये, नस्लीय भेदभाव के जो भारतीय नौसैनिक थे, उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था ना, एक तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी भाई, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। और कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, आत्मविश्वास भी तो आदमी का गिरता है ना, आत्मविश्वास गिर जाता था। ये समस्या आ रही थी। ठीक है। या इसके अलावा जो अन्य एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि एक नौसैनिक, उन्होंने कहा था, कोटेशन है, स्टेटमेंट है, हम कोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि बैरक्स की दीवारें, जहां पे लोग रहते थे, बैरक्स की दीवारें अब इतनी ऊंची नहीं रह गई हैं कि राष्ट्रवादी भावना को रोक सके। यानी कि राष्ट्रवादी भावना का जो प्रचार और प्रसार हुआ था, अब वो इतना मजबूत हो चुका था और नौसैनिक राष्ट्रीय भाव से भरे बैठे हुए थे। है। तो ये स्पष्ट रूप से, दत्त साहब थे एक सिपाही नौसैनिक, उन्होंने कह दिया था, स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अब बैरक्स की दीवारें, बैरक्स की दीवारें राष्ट्रवादी भाव के ज्वार को, वो होता ना टाइड्स, ज्वार, जब समुद्र का पानी ऊपर उठता ना, ज्वार, तो ये राष्ट्रवाद का पूरा लहर चल रहा है। तो बैरक्स की दीवारें राष्ट्रवादी भाव के ज्वार को रोक पाने में छोटी होने लगी थी, नाकाम हो रही थी, छोटी पड़ रही थी। यानी कि राष्ट्रवादी भावना का जो तीव्र
प्रचार हुआ था इनके मन में, अब राष्ट्रवादी भाव आ चुका था, भारतीय होने का भाव आ चुका था। तो वैसे भी देखिए ये बिंदु तो है ही है, इसके अलावा ये एक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1946 के नौसैनिक विद्रोह की, न कि 1857 का सिपाही विद्रोह। ठीक है, एक परिप्रेक्ष्य में सिपाही विद्रोह, पूरे तौर पे तो सिपाही विद्रोह नहीं था 1857 का विद्रोह, लेकिन एक पक्ष में सिपाही विद्रोह था। तो जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है तो राष्ट्रवादी भावना या तो बहुत कम होती है या लगभग ना के बराबर होती है, राष्ट्रवादी भावना भ्रूणीय अवस्था में होती है। लेकिन 1946 में जब नौसैनिक विद्रोह होता है तो राष्ट्रवादी भावना अब अपने पूर्ण विकसित अवस्था में आ चुकी होती है ना। तो 1857 से 1946 के मध्य परिस्थितियों ने बहुत करवट ले ली थी, गंगा जी में बहुत पानी बह चुका था, राष्ट्रवाद का ज्वार अब बहुत उभर चुका था, ऊपर चल रहा था, ओवरफ्लो कर रहा था, रुकने वाला नहीं था। तो इतने पॉइंट्स हमने बता दिए, ठीक है ना। तो जब इतने पॉइंट्स आपने बता दिया तो एक एक पार्ट आपका परिचय देने के बाद कंप्लीट हो गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1946 के नौसैनिक विद्रोह के पीछे के कारणों का चीरफाड़ कर दिया आपने, कारणों का विश्लेषण करके रख दिया, ठीक है। और अब इसके प्रमुख परिणामों पर चर्चा करनी होगी। तो कारण बता दिए और इसी के साथ साथ अब हम बता देंगे कि परिणाम क्या क्या निकल के सामने आए। जो परिणाम निकल कर आया वो ये था कि अब अंग्रेजों को और भी एहसास हो चुका था कि लोग अब सैनिकों और नौसैनिकों पर भी उनका नियंत्रण लगभग पूर्ण रूप से छूट चुका था, और वो ये अब समझ चुके थे कि भारत देश को अधिक समय तक रोक कर नहीं रख पाएंगे, वो अपने गुलामी में उपनिवेश बनाकर नहीं रख पाएंगे। ये अंग्रेजों को और अच्छे तरीके से समझा दिया इस नौसैनिक विद्रोह ने। तो देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ, वह अंग्रेजी राज ने देखा कि सैनिक व नौसैनिक नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। तो ये समझा दिया हमारे नौसैनिकों ने कि अब ज्यादा दिन तक आप हमारे देश को अपने नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं रख पाओगे। ये तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए, हड़ताल और इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि खान पान की जो गुणवत्ता थी वो थोड़ी बढ़ी, थोड़ा नस्लीय भेदभाव कमजोर पड़ा, और वेतन मान में भी थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिल रही है। वेतनमान जो सैलरी मिलती थी, ठीक है ना, तो सैलरी में वृद्धि। इसके अलावा राष्ट्रवादी भावना को और अधिक मजबूत किया, और अधिक मजबूत किया। जैसे जब यह नौसैनिक विद्रोह हुआ तो इसी के पहले आजाद हिंद फौज के द्वारा हमारे परम प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद करने का प्रयास किए थे, यद्यपि कि वो प्रयास सफल नहीं हो पाया था, फलीभूत नहीं हो पाया था। और जो आजाद हिंद फौज के सिपाही लोग थे वो जब इंडो बर्मा फ्रंट से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर देश को आजाद कराना चाह रहे थे, तो मॉनसून पहले आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा बारिश और कीचड़ के कारण आजाद हिंद फौज
हार जाती है और सैनिकों और अधिकारियों को पकड़ के लाल किला लाया जाता है और लाल किला पर ऐतिहासिक मुकदमा चलता है जिसकी पैरवी भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में भारतीय वकीलों का एक दल कर रहा होता है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू भी वकील के पोशाक में मौजूद होते थे, यद्यपि कि वो प्रैक्टिशनर लॉयर नहीं थे उस वक्त। तो राष्ट्रवादी भावना का प्रचार और प्रसार और अधिक मजबूत करा और इन्होंने जो वो लाल किला मुकदमा चला ना, आईएनए आजाद हिंद फौज, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी, तो आईएनए के सिपाहियों व अधिकारियों को इन्होंने अपना पूर्ण समर्पण दिया। एक ये भी हुआ पूर्ण समर्पण, एक सेकंड रुकिएगा जरा, समर्थन ज्यादा सही शब्द होगा यहां पर, पूर्ण समर्थन दिया। इसके अलावा आईएनए के मुद्दे पर और आईएनए भारत आजाद हिंद फौज के मुद्दे पर, और इसके अलावा जब ये RIN म्यूटिनी हुआ, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, नौसेना विद्रोह, तो इससे भारतीय राजनीतिक दल, भारतीय राजनीतिक दलों में एकता बढ़ी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यद्यपि कि एक चीज यहां ध्यान दीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ना रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को अपना समर्थन दिया, वो एक विशेष कारण था उसका। तो एक कैप्टन राशिद थे, उनके मुद्दे पे इन्होंने समर्थन दिया था, जबकि अब मुस्लिम लीग आप जानते हैं 1940 से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जा चुकी थी। और लाहौर में जब मुस्लिम लीग का 1940 में अधिवेशन हुआ था तो इन्होंने पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से रख दी थी। तो यहां पर क्षणिक है ये कि भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का आना, ये क्षणिक ही था, थोड़े समय के लिए था, वो भी विशेष मुद्दे के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इसके अलावा समाजवादी लोग थे, वो एक साथ हुए, समाजवादी प्लस जो कम्युनिस्ट नेता थे, साम्यवादी, ये सब लोग मिलजुल करके एक हो गए। तो भारतीय राजनीतिक दलों में इसने एकता भी बढ़ा दी, यहां तक कि मुस्लिम लीग ने भी अपना खुलकर इसे समर्थन दिया। ठीक है, ये पॉइंट्स है, पॉइंटर्स आपने छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखिएगा क्योंकि ज्यादा स्कोप नहीं होता है हमारे पास लिखने का, आप संक्षेप में ही लिखिएगा, जब भी लिखिएगा छोटे छोटे। तो इसके अलावा आप चाहें तो एक पॉइंट, दो पॉइंट और भी लिख सकते हैं। इससे व्यापक जन असंतोष बढ़ा, लोगों में असंतोष, लोगों में अब बेचैनी बढ़ती जा रही थी और ये अब लगने लग रहा था कि शीघ्र अतिशीघ्र अब हमारे देश को आजाद हो जाना चाहिए। और इसी से थोड़ा पहले, एक 1.5 साल पहले एक सशक्त जन आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, जिस समय भारतीयों ने दिल की आजादी हासिल कर रही थी कि बस अब बहुत हो गया, अब अंग्रेजों भारत छोड़ दो, अब हम बर्दाश्त इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा या आंदोलन पहले ही चल रहा था और बड़ी मजबूती से चला था। तो ये आपने बता दिया, और इससे लास्ट में आप बताइएगा निष्कर्षतः, निष्कर्ष देना होगा ना, तो निष्कर्षतः भारतीय नौसेना में जो विद्रोह हुआ उसने न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया बल्कि आजादी की ललक को और बढ़ा दिया। और आजादी की पूर्व संध्या पर हुआ यह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील सिद्ध हुआ या अंतिम कील साबित हुआ। तो ये कैची लाइन है, ये कैची लाइन है ना, और कैची लाइन मार्क्स लेने में मदद करते हैं। तो इस तरह के कुछ कैची लाइंस ना आप लिखिएगा, जब आप बुक्स पढ़ते हैं ना तो स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं, कुछ कैची लाइंस मिलती हैं, उनको नोट करके रखा करिए और यहां पर आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करिएगा। चलिए, ये हो गया प्रश्न संख्या 2। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। प्रश्न देख लीजिए ध्यान से।
औपनिवेशिक नीतियों को उत्प्रेरक उत्प्रेरक कैटलिस्ट, बढ़ा देने वाला, जो धीमे धीमे चल रहा हो उसको तेज कर देने वाला। तो औपनिवेशिक नीतियों को उत्प्रेरक और इन नीतियों की प्रतिक्रियाओं को, प्रतिक्रिया, तो वो यहां पर एक शब्द हमें मिल रहा है, देखिए कीवर्ड्स पकड़िएगा, औपनिवेशिक नीतियां, शिक्षा नीति, लगान नीति, हस्तकरघा नीति, अकाल नीति, नीतियां, औपनिवेशिक नीतियों को उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, और इन नीतियों की प्रतिक्रियाओं, जो ये नीतियां आई और इन नीतियों के प्रति प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण चालक, इसको केंद्र में रखिए, महत्वपूर्ण चालक मानते हुए भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में किन कारकों ने योगदान दिया। तो देखिए सेंट्रल थीम हमें मिला भारतीय राष्ट्रवाद का विकास। ये हमें कहां काम आ जाएगा, परिचय देने में काम आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके लिए कई मिले जुले कारण जिम्मेदार थे, जिसमें औपनिवेशिक नीतियां और इन नीतियों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण थी। संक्षिप्त परिचय दे दिया। अब प्रश्न की मुख्य मांग को समझिए। पहले तो परिचय देने के भी पहले प्रश्न की मुख्य मांग को समझिए कि मुख्य मांग क्या है। औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के लिए, औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में किस प्रकार कार्य किया, उत्प्रेरक के रूप में किस प्रकार कार्य किया, चर्चा कीजिए, कैटलिस्ट। और इस बात पर प्रकाश डालना है कि औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की, कैसी प्रतिक्रिया आई अंग्रेजों की तरफ से जब ये चीजें बढ़ी, भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उत्प्रेरक, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्प्रेरक चीजें ढूंढनी है, और यह भी देखना है कि जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजों ने क्या किया। यह मुख्य मांग है। तो परिचय दिया, और परिचय मैंने आपको बताया कैसे देना है, ठीक है। उसके बाद मुख्य मांग में दो है कि राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्प्रेरक चीजें आपको ढूंढनी है, ठीक है ना। उत्प्रेरक जैसे उत्प्रेरक तत्व, कई बार तो स्वयं अंग्रेज ही हमारी मदद कर देते थे राष्ट्रवादी भावना के उदय और प्रसार में। जैसे जब अंग्रेजों में इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि भारतीयों के प्रति शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, और भारतीयों के शिक्षा को लेकर के स्वयं अंग्रेज दो गुट में बंट चुके थे। आप जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, आंग्ल प्राच्य विवाद, जिसमें कुछ अंग्रेज ये मानते थे कि भारत में भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ ये कहते थे कि नहीं, भारतीयों को इनके वर्नाकुलर में देशी भाषाओं में शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो जो लोग देशी भाषा में शिक्षा दिए जाने के पक्षधर थे, उनके मन में कुछ हद तक ही सही, लेकिन भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारतीय साहित्य के प्रति सम्मान का भाव था, जिन्हें हम प्राच्यवादी कहते हैं। उनमें बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज हुआ करते थे विलियम जोन्स, फिर रिचर्ड कॉलब्रुक होते थे, हॉलहेड, रिचर्ड कॉलब्रुक होते थे, हॉलहेड होते थे, ठीक है, या जोनाथन डंकन, जॉनस्टन, ऐसे अंग्रेज हुआ करते थे जो ये चाहते थे कि भारत को भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा, भारतीयों को भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जाए, वर्नाकुलर देशी भाषाओं में ही शिक्षा दी जाए। तो वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को खोजते थे, ढूंढते थे। जैसे विलियम जोन्स ने मास्टरी हासिल कर ली थी संस्कृत में, उन्हें संस्कृत भाषा आती थी, तो हमारी प्राचीन काल की पुस्तकों का अध्ययन करते थे ये लोग, उनका ट्रांसलेशन करते थे, अनुवाद करते थे, और इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया था। फिर
मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कराया गया अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के शीर्षक से, है ना। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कराई गई। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में जोनाथन डंकन ने किया। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में रिचर्ड कूले वेलेजली ने किया, ताकि कंपनी को सेवाएं देने आने वाले अंग्रेज भारतीय भाषाएं, भारतीय वर्नाकुलर भाषाएं, देशी भाषाएं सीख सकें। तो इन्होंने जब खोजबीन की और हमारी सभ्यता और संस्कृति को निकाला, तो हमें वही पढ़ करके गर्व का अनुभव हुआ, हमारा आत्मसम्मान आया, थोड़ा विश्वास आया एटलीस्ट। ठीक है, तो इसमें प्राच्यवादियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। प्राच्यवादियों का योगदान। अब यहां पर आप चाहे तो उदाहरण दे सकते हैं। विलियम जोन्स का, रिचर्ड कॉलब्रुक का। पॉइंटर्स मैंने तो काफी सारी बातें बता दी, आपको इतना नहीं लिखना होगा, इतना समय भी नहीं आपको, तो पॉइंटर्स ही बना के लिखना पड़ेगा। तो प्राच्यवादियों का योगदान, विलियम जोन्स, कॉलब्रुक आदि। ठीक है, इनके मन में भारतीय संस्कृति व साहित्य के प्रति सम्मान का भाव। इससे हमने जब अपने अतीत का अध्ययन किया, तो अतीत का अध्ययन किया हमने इनके माध्यम से, तो हमारे अंदर अपने अतीत को लेकर के गौरव व आत्मविश्वास का भाव आया कि ठीक है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात बन जाएगी। और इसी से जोड़ करके एक अगला पॉइंटर आप निकाल सकते हैं कि जब ये लोग आपस में तकरार कर रहे थे, आंग्लवादी प्राच्यवादी, तो 1824 तक 25 तक आते आते ये तय हो गया था कि भारत में अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा दी जाएगी, ना कि देशी भाषाओं में शिक्षा। तो जो शिक्षा नीति बनाई अंग्रेजों ने, शिक्षा नीति, और 1835 तक आते आते यह स्पष्ट हो चुका था कि अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा दी जाएगी। और इसके बदौलत भारत में एक शिक्षित, देखिए, एक शिक्षित मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। और यह शिक्षित मध्यम वर्ग पढ़ेगा, समझेगा बहुत सारी चीजों को। जैसे ये लोग अमेरिकी क्रांति के विषय में जानेंगे 1776 में, और यहां देखेंगे कि राष्ट्रवाद का भाव आया, अमेरिका को एक देश बनाया गया। और 1776 में और 1787 में अमेरिका का एक लिखित संविधान अमेरिकन्स ने बनाकर दुनिया को दिखाया, उपनिवेशों को प्रेरणा दी कि कैसे आजादी लड़ करके भी हासिल की जा सकती है। संघर्ष करिए, उठिए, खड़े होइए, संघर्ष करिए। प्रेरणा मिला, अमेरिकी क्रांति के विषय में इनको जानकारी हुई। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के विषय में जानकारी। इसी के साथ साथ ये यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को उभरते हुए देख रहे हैं, नए नए राष्ट्रों का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। तो मदर जर्मीनिया, जर्मीनिया की तर्ज पर मदर इंडिया का कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं। ठीक है, तो यहां से भी हमें प्रेरणा मिल रही है, ये एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति आप जानते हैं 1789 लिख सकते हैं यहां पे, 1789, बहुत ज्यादा लिखने का स्कोप नहीं है, थोड़ा बहुत दे सकते हैं ये पॉइंटर्स। तो फ्रांस की क्रांति के 3 महत्वपूर्ण मैसेज, 3 महत्वपूर्ण संदेश आते हैं। कौन कौन से संदेश आते हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आप चाहें तो यहां पे और लिख सकते हैं। इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है स्वतंत्रता, समानता
बंधुत्व, राष्ट्रवादी भावना, ये आ रही है, ये लिख दिया हमने, बता दिया, ठीक है ना। और इसी समय देखिए, इसी समय के आसपास भारत में बहुत सारे लोग प्रेस की स्थापना कर रहे हैं, प्रेस की स्थापना हो रही है, देशी भाषाओं में भी और अंग्रेजी में भी प्रेस की स्थापना है। तो जैसे अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी न्यूज, अमृत बाजार पत्रिका, स्वदेश मित्रम, तो हिंदू, जिसने अंग्रेजों को बड़ा परेशान किया और अभी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट करंट अफेयर्स के लिए जूझते रहते, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, ठीक है। तो प्रेस की स्थापना हुई, प्रेस के माध्यम से इंडियंस को धीरे धीरे करके बहुत सारी बातों के विषय में जानकारी हुई, बातें पता चलने लगी, है ना। तो ये आप बता दीजिए। इसके अलावा आप एक पॉइंटर में बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास के लिए एक पूर्व आवश्यक शर्त होती है कि लोग तो पहले आपस में जुड़े। राष्ट्रवाद तो तब आएगा ना जब पहले लोग आपस में जुड़ेंगे। अगर लोग ही बटे रहेंगे, लोग ही खंड खंड विखंड हुए रहेंगे, तो किस बात का राष्ट्रवाद, कहां से राष्ट्रवाद आएगा। तो भारतीय लोगों को आपस में जोड़ना इसकी पूर्व शर्त है ना। भारतीय लोगों को आपस में जोड़ना, इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे सामाजिक, धार्मिक सुधारकों व इन सुधार आंदोलनों ने। यहां पर आप उदाहरण के तौर पे दो तीन सुधारक और उनके द्वारा स्थापित कोई सभा या समाज के विषय में बता सकते हैं। आप राजा राममोहन रॉय, ब्रह्म समाज और उनके द्वारा किए गए प्रयास की समाज में और संस्कृति में, धर्म में जो बुराइयां घुस गई हैं उनको हटाया जाए। आप पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर के विषय में बता सकते हैं उदाहरण के तौर पर, ठीक है। सर सैयद अहमद खान के विषय में बता सकते हैं, या फिर छुआछूत का निवारण करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रयास या महात्मा गांधी के द्वारा किए गए प्रयासों को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी प्रमुख भूमिका निभाई, ठीक है। ये तो इतने पॉइंटर्स आपने लिए और आपने साबित कर दिया कि कैसे ये उत्प्रेरक तत्व बन रहे हैं। अब जब ये उत्प्रेरक तत्व आए तो राष्ट्रवादी भावना बढ़ी। अब जैसे जैसे राष्ट्रवादी भावना बढ़ेगी, अंग्रेजों को समस्या होने लगेगी, फिर प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने लगेंगे। तो इस बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावना के प्रति प्रतिक्रिया आएगी, ठीक है। तो अब आपको प्रश्न के मुख्य मांग के अनुसार ही जो मुख्य भाग है उसमें दो हो गए, एक हमने चर्चा कर लिया, दूसरे पे चर्चा कर रहे हैं। फिर से प्रतिक्रिया स्वरूप आपको पॉइंटर्स लेने होंगे और आप देखिए कि प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में दो वायसरॉय ऐसे हुए जिन्होंने, दो तीन जिन्होंने काफी ज्यादा प्रतिक्रिया दी है इसके विरुद्ध, जैसे लिटन, लिटन, डफरिन और कर्जन। तो अब आपके दिमाग में अगर ये तीन आ गए, लिटन, डफरिन और कर्जन, तो आपका काम बन गया प्रतिक्रिया। तो लिटन याद करेंगे तो आप बहुत सारे पॉइंटर्स लिख सकते हैं। वायसरॉय लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, प्रतिक्रियावादी नीतियां जैसे आप याद करिए, दो तो हर हालत में याद आ ही जाएगा, उत्ते से हमारा काम बन जाएगा। एक प्रेस का मुंह बंद करने वाला अधिनियम और दूसरा भारतीयों से शस्त्र छीन लेने वाले अधिनियम। तो एक था वर्नाकुलर, देशी भाषा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम व प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया। एक, और इसके अतिरिक्त 1878 का शस्त्र अधिनियम, और इसने क्या कर दिया, भारतीयों को निःशस्त्र करके रख दिया गया। सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ छीन लिए गए और किसी भी बड़े विद्रोह या किसी भी इस प्रकार की संभावना को नकारने का भरपूर प्रयास किया गया। तो यहां पर आपने ये प्रतिक्रिया बता दी, ठीक है ना। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, या इसमें पहले लिख लें पॉइंटर, तो इसमें दो तीन पॉइंटर्स आप डाल सकते हैं बड़े आराम से, जैसे विश्वविद्यालयों पर पूर्ण अंकुश लगा दिया गया। विश्वविद्यालयों पर पूर्ण अंकुश। विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1904, ये याद है ना, तो याद रहता ही है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इसी समय एक और, कि कार्यालय से कोई भी सूचना बाहर ना निकले, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम आता है। ऑफिशियल्स सीक्रेट एक्ट, और ऑफिस से अब कुछ भी नहीं बाहर निकलेगा। और सबसे मारक चीज जो अनजाने में लॉर्ड डलहौजी ने किया और जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को बहुत तेजी से बढ़ाया, वो था बंगाल प्रांत के विभाजन का निर्णय। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीयों ने जो प्रारंभ किया 7 अगस्त 1905 को, वह था सशक्त स्वदेशी आंदोलन, जो कि जन आंदोलन बन गया। बड़े पैमाने पर सैकड़ों हजारों लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। या एक और वॉइसरॉय हुआ ना, डफरिन, उसके नाम में डफर लगा हुआ है, वॉइसरॉय डफरिन, ठीक है। ये हाथ धो करके कांग्रेस के पीछे पड़ गया। इसी के समय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और इसने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध खूब कार्य किया, अड़चन पैदा किया। यद्यपि कि शुरुआत के 2-3 साल नहीं पता चला इन्हें, तो सहयोग भी किया, लेकिन बाद में जब समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी तो तेजी से बढ़ती जा रही है, तो अड़चन पैदा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ठीक है ना। तो जब ये 2-3 पॉइंटर्स से ज्यादा स्कोप नहीं है आपके पास, ये बता दिया आपने, तो अब आपने प्रश्न की मांग को पूरा कर दिया, मुख्य भाग बता दिया आपने। और निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि, और इस प्रकार निष्कर्तः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उसमें कुछ उत्प्रेरक तत्व थे और कुछ प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि 1947 में देश को आजाद भी कराया। तो बहुत छोटा सा संक्षिप्त सा निष्कर्ष लिखते हुए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ जाइएगा। प्रश्न 4, प्रश्न 4 है, राजा राममोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं।
निभाई गई भूमिकाओं पर आपको प्रकाश डालना है, ध्यान केंद्रित करते हुए। दो लोगों की बात की जा रही है, राजा राममोहन रॉय और पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारकों के महत्वपूर्ण प्रयासों का अन्वेषण कीजिए। खोजबीन करना है इनके द्वारा किए गए प्रयास। तो ये आसान सवाल है, ये आसान सवाल है, ठीक है। तो देखिए, महिला अधिकारों को आगे बढ़ाने में राजा राममोहन रॉय के महत्वपूर्ण योगदानों का अन्वेषण, प्रश्न की मांग यह है परिचय लिखने के पश्चात। और दूसरी मांग यह है कि महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में ईश्वरचंद विद्यासागर के महत्वपूर्ण योगदान। दो लोगों पर ही, दो समाज सुधारकों पर ही फोकस किया गया है। तो संक्षिप्त परिचय, भारत में 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार का कार्य प्रारंभ किया गया, ताकि भारतीयों के राजनीतिक हितों की पूर्ति की जा सके, जिसमें विशेष रूप से राजा राममोहन रॉय और पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर की अग्रणी भूमिका रही। संक्षिप्त परिचय दिया, फिर तुरंत ही प्रश्न के मुख्य मांग पर आएंगे और दो लोगों पर फोकस किया गया है। तो पहला पार्ट है राजा राममोहन रॉय। अब जिस चीज के लिए, जिस सुधार के लिए राजा राममोहन रॉय डेडिकेटेड रहे, वो सबसे पहले लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पर ज्यादा फोकस करना होगा आपको। तो वो क्या है? वो है सती प्रथा को समाप्त कराने के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया वो जाने गए इसके लिए, okay? और इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं के बिना थके अथक, इन्हीं के अथक प्रयासों से, है ना, इन्हीं के अथक प्रयासों से 1829 में एक अधिनियम पारित हुआ और अधिनियम की धारा 17 और सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस लगाया गया, प्रतिबंधित किया गया, ये बता दिया। इसके बाद देखिए, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की भरपूर वकालत की, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। जो भी सुधारक लोग हैं ज्यादातर यही मांगे हैं उनकी, कमोवेश थोड़े बहुत चेंजेस के, परिवर्तनों के साथ। ठीक है, कोई भी सुधारक देखिए बाल विवाह का समर्थन नहीं करेगा ना, तो बाल विवाह का विरोध व बहुपत्नी विवाह का भी विरोध करेंगे। इसके अतिरिक्त कि लोगों व स्त्रियों की शिक्षा का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने किया था, इन्होंने सहयोग किया था, स्थापना में सहयोग किया। बैतूल कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग किया। तो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया समाज सुधार में, विशेष तौर पे स्त्रियों से संबंधित। ठीक है, तो ये 4 पॉइंटर्स आपने लिया। फिर अभी चूंकि आधा भाग बचा हुआ है, और भी पॉइंटर्स आप ले सकते हैं, आधा भाग बचा हुआ है, तो आधे भाग में अभी ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में आपको कुछ पॉइंटर्स लेने होंगे। तो अब आगे देखिए, ज्यादातर चीजें यही रहेंगी। अब बस ये करना है हमें कि बीच में यहां पर
हम कर दे रहे हैं पंडित, संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित ईश्वर चंद्र। नाम तो ईश्वर चंद ही है, लेकिन विद्या के सागर थे तो विद्या सागर कहलाए। सब कुछ वही है, विशेष तौर पे विधवा पुनर्विवाह की वकालत और इन्हीं के अथक प्रयासों से। अब यहां पे एक पॉइंट स्पेसिफिक आएगा, 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, और इसकी अगर धारा याद है तो धारा भी लिख दीजिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, और इन्होंने ही अपने पुत्र को प्रेरित किया कि वे एक विधवा से विवाह करें। बाकी सब कुछ वही है। यहां पे बस हिंदू कॉलेज हट जाएगा जब ईश्वरचंद विद्यासागर पे लिखेंगे, तो कुछ चीजें हटा दीजिएगा, लगभग पॉइंटर्स वही हैं। तो ज्यादातर जो समाज सुधारक होंगे, ये ट्रिकी बात है, ज्यादातर समाज सुधारक होंगे इन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे। थोड़े बहुत एक दो विशेष बिंदु होते हैं जो आपको देखना पड़ेगा, और अंत में निष्कर्ष लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अब देखिए ये वे फॉरवर्ड, आज हम कैसे इनकी प्रासंगिकता को बता सकते हैं कि राम मोहन रॉय और ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा प्रस्तुत विचार और सुधार समकालीन भारत में प्रासंगिक बने हुए हैं, क्योंकि बुराइयां तो थोड़ी बहुत आज भी बची हुई हैं। कोई भी समाज एक बार में आदर्श नहीं होता है, लगातार सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनकी वकालत, करंट अफेयर्स में जो मुद्दे हैं वहां पर आप यहां पर डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी भी हमें लोगों का माइंडसेट चेंज करना है, बहुत सारे कार्य करने हैं। तो इन लोगों ने जो कुछ भी अपने विचार रखे, जो कार्य किए, वो आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं, और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव तरीके से वे फॉरवर्ड लिखते हुए अगले प्रश्न पे आप आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है महात्मा गांधी और भगत सिंह के विषय में। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और भगत सिंह के दृष्टिकोण अलग अलग थे। भगत सिंह के दृष्टिकोण और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण अलग अलग थे, बिल्कुल ठीक बात है। एक क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित है, एक अहिंसक विचारों से प्रेरित है। उनके बीच वैचारिक मतभेद क्या है, उनका परीक्षण करना है कि दोनों कैसे अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, और उनके दृष्टिकोण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, मुख्य मांग दृष्टिकोण बताना है, दोनों महान नेताओं का, फ्रीडम फाइटर्स का दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है। वैचारिक मतभेद दिखाना पड़ेगा, और वैचारिक मतभेद दिखाने के बाद किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को या भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, उसे भी बताना है। तो इस बार प्रश्न की मुख्य मांग 3 है, जाहिर सी बात है 15 अंक का सवाल है, इतना रहेगा। तो आप प्रश्न की मुख्य मांग को ध्यान रखेंगे और बताना है। एक संक्षिप्त परिचय देने के बाद, महात्मा गांधी और भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख व्यक्ति थे, जिनमें से प्रत्येक की भिन्न विचारधाराएं थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो मान लीजिए एक बड़ी नदी है, तो उसमें छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है ना, सहायक नदियां मिलकर के उसको एक नदी बना रही हैं। तो अलग अलग विचारों के लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दे रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी भी हैं और सरदार भगत सिंह भी हैं। दोनों के विचार यद्यपि की अलग अलग है, परंतु मंजिल तो एक ही है ना, रास्ता अलग अलग है, मंजिल एक, और मंजिल है देश को आजाद कराना, कि जिनमें से प्रत्येक की भिन्न विचारधारा थी। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सविनय अवज्ञा का समर्थन किया, जबकि भगत सिंह ने तात्काल कार्रवाई के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और उनका समर्थन किया। तो यहां टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप देख लेते हैं इसका डिस्कशन। प्रश्न का उत्तर एक जो पहलू लिया हुआ है कि कार्यप्रणाली गांधी जी के विषय में और भगत सिंह के। तो गांधी जी की कार्यप्रणाली अहिंसा और सविनय अवज्ञा पर है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरी तरफ भगत सिंह सशस्त्र विद्रोह और क्रांतिकारी गतिविधियों के पक्षधर थे। तो एक हमें यहां पर कार्यप्रणाली में अंतर मिल रहा है। दूसरा, मुख्य गतिविधि महात्मा गांधी की असहयोग,
सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, या फिर नमक मार्च, यहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अहिंसात्मक तरीके से सामूहिक अहिंसात्मक प्रदर्शन के द्वारा नमक कानून की धज्जियां उड़ा देना। और भगत सिंह की कार्यप्रणाली अलग है कि प्रत्यक्ष और प्रभावशाली कार्यप्रणाली है, और न केवल लाहौर के डिप्टी एसपी जॉन सॉन्डर्स को मारना, क्योंकि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था, उसी जॉन सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज किया था जिसमें लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे, तो वहां, या फिर केंद्रीय विधानसभा केंद्रीय धारा सभा में अप्रैल 1929 में बम फेंकना ताकि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका किया जाए। क्योंकि जो अधिनियम, जो दो नए कानून बनाए जा रहे थे, उनका उद्देश्य था नागरिकों और मजदूरों की स्वतंत्रता का हनन, और भारतीय विरोध कर रहे थे और उनकी विरोध को नहीं सुना जा रहा था, आवाज को अनसुना किया जा रहा था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने बताया कि बहरों को कैसे सुनाया जाता है। ठीक है, मुख्य गतिविधि जन आंदोलन, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे महात्मा गांधी, हड़ताल में भागीदारी कराएंगे। और यहां दूसरी तरफ भगत सिंह युवाओं को प्रेरित करेंगे, युवाओं को प्रेरित करना, सशस्त्र संघर्ष के लिए उनको आमंत्रित करना, और प्रतिबद्ध क्रांतिकारियों का एक नेटवर्क तैयार करके। उत्पीड़न के संबंध में प्रतिक्रिया क्या है कि महात्मा गांधी का लक्ष्य सत्याग्रह और अहिंसा है, और हृदय परिवर्तन करना भी उनका लक्ष्य है कि हृदय परिवर्तन भी अत्याचारी का हृदय परिवर्तन कराना भी सत्याग्रह का एक बड़ा लक्ष्य हो जाता है, और इसी कारणवश ये बेहद कठिन रास्ता हो जाता है। और भगत सिंह हिंसा के माध्यम से भय उत्पन्न कर शक्ति प्रदर्शन में विश्वास करते थे, जैसे कि लाहौर के डिप्टी एसपी सॉन्डर्स की हत्या में किया गया। इसके अलावा समाज के लिए दूरदर्शिता, महात्मा गांधी पर अगर हम आए तो महात्मा गांधी ने पारंपरिक मूल्यों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत, खादी व ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन दिया। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह ने पारंपरिक संरचनाओं से हटकर औद्योगिकरण पे फोकस किया, औद्योगिकरण और आर्थिक समानता वाले आधुनिक समतावादी भारत का स्वप्न देखा। युवाओं की भूमिका, दोनों युवाओं की भूमिका को ले रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, लेकिन रास्ता अलग अलग, एक अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीके से, और भगत सिंह क्रांतिकारी तरीके से। ठीक है, परिवर्तन का दर्शन अगर आप लेंगे, वैचारिक मतभेद पे परिवर्तन का दर्शन, तो गांधी जी अहिंसा के माध्यम से परिवर्तन, और भगत सिंह हिंसक संघर्ष के माध्यम से परिवर्तन। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा अहिंसक प्रतिरोध, सत्याग्रह है, सदाचार नैतिक रूप से है, और उधर क्रांतिकारी समाजवाद की क्रांति के माध्यम से समाज में बराबरी, अर्थव्यवस्था में बराबरी का सिद्धांत का पालन कराएंगे। महात्मा गांधी आर्थिक दृष्टिकोण में आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वकालत कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, खादी और ग्रामोद्योग की बातें कर रहे हैं, जबकि भगत सिंह धन के समान वितरण, आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की वकालत कर रहे हैं। तो ये 15 अंक का सवाल है, तो और 3 भाग भी हैं। तो भगत और देखिए सांस्कृतिक मूल्य, महात्मा गांधी आर्डेंट हिंदू हैं, भारतीय परंपराओं आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले। भगत सिंह में धार्मिक भाव कुछ विशेष नहीं है, और भगत सिंह ने तो लिखा भी था कि वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो पुराने रीति रिवाज व आध्यात्मिक मूल्य परंपराओं पर ज्यादा भरोसा भगत सिंह का नहीं था, और कुछ प्राप्त करने का माध्यम उच्च नैतिक आधार और सत्याग्रह और हिंसक कार्य प्रणाली से कुछ प्राप्त करने का माध्यम भगत सिंह का। जनता पर प्रभाव गांधी जी का बहुत व्यापक है, सरदार भगत सिंह का भी कम नहीं है। तो गांधी जी के शांतिपूर्ण आंदोलन ने संपूर्ण विश्व में लाखों लोगों को संगठित किया और अहिंसक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम को समावेशी और व्यापक बनाया ज्यादा से, क्योंकि देखिए जब अहिंसात्मक संघर्ष चलेगा ना तो लोगों की भागीदारी बढ़ जाती, इसको हम नकार नहीं रहे हैं। लेकिन भगत सिंह ने अपने साहसिक कार्य, सर्वोच्च बलिदान से, मार्टियरडम, इससे खूबसूरत मौत नहीं होती है शहादत, लाखों लाख लोगों को रुला दिया और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कराया, आत्म उत्सर्ग से, अपने मातृभूमि के लिए शहीद हो करके, है ना। तो उनके दृष्टिकोण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति और समर्थन पे आपको ध्यान देना है, उदाहरण दिया हुआ है, वो उदाहरण आपको भी देना है। सामाजिक आधार का विस्तार कैसे किया गया, स्वतंत्रता संग्राम में हाशिए पर खड़े समुदायों को शामिल करने के लिए गांधी जी के प्रयासों ने राजनीतिक मुक्ति के साथ साथ सामाजिक सुधार को भी आगे बढ़ाया, जैसे छुआछूत का निवारण। ठीक है, नेतृत्व और प्रेरणा, गांधी जी के करिश्माई नेतृत्व,
कैरिज्मेटिक लीडरशिप है महात्मा गांधी का, रणनीति अहिंसा है, ठीक है। इससे लाखों भारतीयों को उन्होंने शामिल होने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित किया और इसमें लचीलापन और दृढ़ संकल्प है, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, सभी ने वो किया, भारत छोड़ो आंदोलन। भगत सिंह के दृष्टिकोण का प्रभाव, शहादत और बलिदान, लाखों लाख लोगों को रुला देना, देश के प्रति जज्बा पैदा करना, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कराना। विचारधारा क्रांतिकारी है, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मैनिफेस्टो में, या वही 1924 में जो कानपुर में बनता है और फिर 1928 दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में 1900 वो हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो भगत सिंह की विचारधारा में समाजवाद प्रमुख भूमिका लिए हुए है। HSRA के घोषणा पत्र में समाजवादी भगत सिंह के लिए उनके दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया, न कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है। साहस और अवज्ञा की विरासत, तो ये इतनी सारी बातें हैं, इसमें लेंदी क्वेश्चन है तो पॉइंट आपको ज्यादा देने होंगे। और अंत में निष्कर्षतः आप क्या कहेंगे? गांधी जी की अहिंसा, भगत सिंह के क्रांतिकारी उत्साह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण थे। और बताइए कि यद्यपि कि उनके बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेद थे, उनके तौर तरीके अलग थे, लेकिन अंततः दोनों की मंजिल एक थी, दोनों ही देश को आजाद कराना चाहते थे और इस हिसाब से दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, एक दूसरे के पूरक थे। अंतर होते हुए भी अंततः वे एक दूसरे के पूरक थे। और इस प्रकार से आप अपना प्रश्न वाइंड अप करिए, खत्म करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। छठा क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों में भारत के कृषि परिदृश्य को आत्मनिर्भरता से निर्भरता की ओर ढकेल दिया, रूपांतरित कर दिया कि भारतीय कृषि जो अंग्रेजी राज के पहले आत्मनिर्भर थी, अब वो निर्भर हो जाएगी बहुत सारी चीजों पर। और इन परिवर्तनों के बावजूद भारत के कृषि क्षेत्र पर इन नीतियों के कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े और वो अनपेक्षित थे। अंग्रेजों को भी नहीं पता था कि इन नीतियों के कृषि में सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, यद्यपि कि बहुत कम थे सकारात्मक प्रभाव, लेकिन पड़े तो सही। तो आपको इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, 15 मार्क्स का है कि औपनिवेशिक नीतियां, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां सेंट्रल थीम हो गया परिचय के लिए। भारत के कृषि परिदृश्य को आत्मनिर्भरता से निर्भरता में रूपांतरित कर दिया, आत्मनिर्भरता से निर्भरता में रूपांतरित कर दिया, ठीक है। और इस परिवर्तन के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में इन नीतियों का अनपेक्षित सकारात्मक प्रभाव आया। तो दो मांगे इसमें, इस बात पर प्रकाश डालना है कि कैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत के कृषि परिदृश्य को आत्मनिर्भर से निर्भरता की ओर रूपांतरित कर दिया और इसके कैसे अनपेक्षित सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो एक संक्षिप्त परिचय कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, ये सेंट्रल थीम है, भारत की कृषि पर गहरा प्रभाव डाला और एक आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली को शोषण से भरी हुई निर्भर प्रणाली में बदलकर रख दिया। और इन नीतियों ने खाद्यान्न की तुलना में नकदी फसलों को प्राथमिकता दी, कैश क्रॉप्स, कपास, नील, गन्ना, चावल, कैश क्रॉप्स, और भारी कर लगाया, पारंपरिक कृषि को बाधित किया। तो जो हमारी कृषि आत्मनिर्भर थी वो अंग्रेजों की नीतियों के कारण अब निर्भर हो जाएगी, बाजार पर निर्भर हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर हो जाएगी, लगान व्यवस्था पर निर्भर होकर के रह जाएगी। इससे खाद्य सुरक्षा में गिरावट आई और कृषि परिदृश्य को बदलकर रख दिया, ठीक है। तो प्रश्न यह है, मुख्य भाग यह है कि आत्मनिर्भर से निर्भरता, आत्मनिर्भर कृषि से निर्भरता की ओर, यही आपका मुख्य भाग है। और इसमें आप बताइए कि अंग्रेजों की लगान प्रणाली, देखिए लगान लग गया, जमीन पर, भूमि पर लगान की अदायगी नकद में की जाने लगी, नकद मिलेगा बाजार में, नगद में लगान नगद में देना है अंग्रेजों के जमाने में, नगद मिलेगा बाजार में और बाजार जाकर के अपनी खाद्य उपज बेचकर नकदी लाएंगे, खाद्य उपज बेच देंगे
और खुद के खाने के लिए बाजार पर निर्भर हो गए। एक ये मिलेगा आपको। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के कारखानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा और वहां जो आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में कृषि कार्य कराया जाएगा, जैसे नील, कपास, जूट आदि। ये उत्पादन कराया जाएगा, नील, कपास, जूट आदि। अब जब लगातार नील, कपास, जूट आदि का उत्पादन करेंगे ना, तो ये एकल कृषि प्रणाली कही जाती है। मतलब एक ही फसल बार बार उपजाते रहना। तो जब एक ही फसल उपजाएंगे तो इससे भूमि की उर्वरता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और जब भूमि की उर्वरता पर असर पड़ेगा, गिरावट आएगी, तो कृषि उत्पादकता में फिर भारी गिरावट आएगी और आत्मनिर्भर से हमारी कृषि व्यवस्था निर्भरता की ओर फिर से बढ़ जाएगी। ये होगा। इसके अलावा देखिए, यातायात व संचार का विकास हुआ। यातायात व संचार का विकास, और जो उस समय की ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो जुड़ जाएगी ना वैश्विक अर्थव्यवस्था से। अब जो कुछ भी दुनिया में हलचल होगा अर्थव्यवस्था में, उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। जैसे 1870 के दशक में भारी खाद्यान्न निर्यात हुआ भारत से, और जब भारी खाद्यान्न निर्यात हुआ तो उसी समय सूखा पड़ गया, और सूखे के कारण लोगों के पास अनाज नहीं है, तो भीषण अकाल पड़ गया था और लाखों लाख लोग मर गए थे बिना खाए पिए। ये तो आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता से हमारी कृषि प्रणाली निर्भरता की ओर बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इसी समय बहुत सारी नई सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई और गंगा नहर बनाया गया। इससे नील व गन्ना की कृषि कराई जाने लगी। तो कृषि पैटर्न जो है ना, एग्रीकल्चर पैटर्न, वो लगातार तेजी से बदल रहा था, और खाद्य आत्मनिर्भरता से हम निर्भरता की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे थे। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं, और इतने पॉइंटर्स में आप लोगों ने बता दिया, हमने बता दिया कि कैसे ये असर पड़ा अंग्रेजों की नीतियों से आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली निर्भर कृषि प्रणाली में रूपांतरित होती गई। ठीक है, और फिर इसके कुछ अनपेक्षित, ना चाहते हुए भी अनपेक्षित सकारात्मक परिणाम। अनपेक्षित सकारात्मक परिणाम। ठीक है, देखिए, जैसे नए फसलों की खेती प्रारंभ होती है। नए फसलों की खेती, जैसे कि पहले हमारे यहां आलू नहीं होता था, फिर आलू की खेती होने लगी। आलू व मक्का, आलू व मक्का की खेती ये हुई। फिर नकारात्मक के साथ साथ जो नई सिंचाई परियोजना थी, उनका कुछ सकारात्मक परिणाम भी आएगा, क्योंकि इससे मॉनसून पर निर्भरता कम होगी। इंग्लैंड के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सही, लेकिन नई तकनीकों का विकास, नई तकनीकों का विकास कराया जाएगा। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ अंग्रेज लोग कृषि अनुसंधान पर भी जोर देंगे।
अंग्रेजी सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान पर जोर दिया गया और कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो ये ना चाहते हुए भी कुछ अनपेक्षित सकारात्मक परिणाम आए और फिर निष्कर्ष लिख करके आपको वे फॉरवर्ड निष्कर्ष लिख करके आपको अपना प्रश्न वाइंड अप करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। 1924 का महत्वपूर्ण बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कर्नाटका। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1924 ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा, मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस अधिवेशन के दौरान लिए गए निर्णय और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर उसका प्रभाव, तो निर्णय और प्रभाव पर फोकस करना है। ठीक है, तो एक संक्षिप्त परिचय, महात्मा गांधी और बेलगांव अधिवेशन 1924 का ये परिचय हो जाएगा और इसके बाद प्रश्न के मुख्य भाग पर आप आ जाएंगे। बेलगांव अधिवेशन का महत्व, प्रथम और एकमात्र अधिवेशन जहां महात्मा गांधी अध्यक्ष थे और गांधी जी का नेतृत्व यहीं पर उजागर हुआ और उनकी केंद्रीय भूमिका कांग्रेस में और अधिक मजबूती से स्थापित होती है। कांग्रेस के भीतर एकता को बढ़ाने में महात्मा गांधी ने बेहद महत्वपूर्ण कार्य किया और अन्य अलग अलग पक्षों को एक साथ लेकर के आया, जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ना, जिससे एकजुटता और सुसंगत रणनीति का विकास किया उन्होंने। अहिंसक संघर्ष, सत्याग्रह आदि को केंद्रीय भूमिका प्रदान किया गया। नैतिकता का उच्च आधार रखा गया। रणनीतिक दूरदर्शिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में विकसित हुई कि हम दीर्घकालिक योजना पर कार्य करें, ना कि थोड़े समय के लिए। दीर्घकालिक की, देश को आजाद कराना है तो दीर्घकालिक योजना बनानी पड़ेगी, उस पर कार्य किया जाए। राजनीतिक दूरदर्शिता यहां महात्मा गांधी की दिखाई देती है हमें। अधिवेशन के दौरान लिए गए निर्णय, खादी को बढ़ावा दिया गया जो कि वस्त्र ना होकर के अपने आप में एक विचार बन गया और खादी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक यूनिफॉर्म, एक तरीके से अघोषित यूनिफॉर्म बन गया। समितियों का पुनर्गठन किया गया। संगठनात्मक दक्षता, कांग्रेस को धरातल पर, जमीनी आधार पर, ग्रासरूट लेवल पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में मजबूत किया गया। समितियों ने विविध मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराया कांग्रेस पार्टी का, है ना। और उदाहरण के लिए देखिए, समितियों ने विविध मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जिससे कांग्रेस की नीतियों की प्रभावशीलता व प्रभाव में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से हमने मिल करके ये 7 प्रश्न लिए और इसमें से कुछ 10 मार्क्स के, कुछ 15 मार्क्स के पॉइंटर्स के मदद से एक रणनीतिक तरीके से हम लोगों ने इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया। आपने अपना प्रश्न का उत्तर लिखा होगा, मैंने अपना उत्तर दिया। हम मिलजुल करके अपने उत्तरों को और अधिक बेहतर बनाएंगे और तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे उनको सॉल्व करिएगा, फिर हम मिल करके आपस में उन पर चर्चा करेंगे और अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स सो मच, थैंक्स अ लॉट।